तो दोस्तों आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई एक आयरिश हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है बॉयज फ्रॉम कंट्री हेल। इस फिल्म के अंदर हॉरर के साथ में कई सारे फनी मोमेंट्स भी हैं। तो अगर आप इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं विद कॉमेडी देन आप इसको पहले जाकर देख लीजिए एंड उसके बाद आप इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अब बाकी देशों के जैसे ही आयरलैंड के अंदर भी काफी सारे फोकलोर्स एंड अर्बन लेजेंड्स हैं और इसमें से सबसे ज्यादा फेमस आयरिश अर्बन लेजेंड है एवरटाक। लेजेंड के मुताबिक दुनिया की फेमस हॉरर बुक ड्रैकुला का इंस्पिरेशन इसी से आया था। ड्रैकुला के राइटर ब्रैम स्टोकर आयरिश थे और ये फिल्म जो है वो इसी लेजेंड के ऊपर है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं क्रिस बॉग और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी है। और दोस्तों हाल ही में मैंने कॉन्जरिंग 3 के ट्रेलर को ब्रेक डाउन किया है, तो समहाउ अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की कहानी शुरू होती है आयरलैंड के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम होता है 6 माइल्स हिल। यहाँ पर खेती बाड़ी ही मेन बिजनेस है और ये टाउन लेजेंड ऑफ एवरटाक के लिए भी फेमस है। एक स्टोरी के मुताबिक ब्रैम स्टोकर 19th सेंचुरी में यहाँ पर थे। एवरटाक की स्टोरी सुनकर उन्होंने ड्रैकुला नॉवल लिखा था। अब इस टाउन के अंदर एक खेत है और एक प्लेस है जिसको गाँव वाले कैन कहते हैं। ये बेसिकली पत्थरों से बना हुआ एक स्मारक है जो कि सदियों से यहाँ पर है। लेजेंड के मुताबिक एवरटाक एक मुर्दा ज़ॉम्बी है जो कि लोगों का खून पीता है, जिसको आप वैम्पायर भी कह सकते हैं। इसको केलिन नाम के एक चीफ ने मार डाला था और उसकी बॉडी को दफनाकर उसके ऊपर पत्थरों से एक स्मारक बना दिया था। सदियों से लोग इस पर यकीन करते आ रहे थे और आज भी करते हैं। ड्रैकुला बुक के बाद में ये टाउन फेमस हो गया था एंड कैन सम सॉर्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस बन गया था। लोकल्स इसका फायदा उठा भी रहे थे एंड लोकल पब का नाम भी द स्टोकर था। अब स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि रात में टीवी देख रहे थे। अब अचानक से ही वो ब्लीड करने लगते हैं। उनकी नाक से आंख से खून बहने लगता है। बहुत सारा खून वो पानी की तरह बह रहा था। दोनों कपल अब किसी एंटिटी को देखकर चिल्लाने लगते हैं और कहानी अब 2 महीने पहले स्टोकर बार में शुरू होती है। यूजीन एंड विलियम नाम के 2 यंगस्टर्स बार में पी रहे थे। यूजीन ब्रोक था, उसके पास फिलहाल कोई भी जॉब नहीं थी, वो अकेले अपने घर में रहता था। दूसरी तरफ विलियम यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया था। वो टेम्पररी बेसिस पर यूजीन की डैड की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। इन दोनों की फ्रेंड क्लेयर इस बार में बारटेंडर थी। ये तीनों ही इस टाउन से बाहर जाकर सेटल होना चाहते थे। अब 2 कैनेडियन टूरिस्ट बार में आते हैं। उनके पास के पैसे को देखकर यूजीन उनको कैन के टूर पर ले जाता है, यानी कि इस टाउन के टूर पर। वो कैन की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि एवरटाक ही दुनिया का पहला वैम्पायर है। उसके पास आते ही लोगों के अंदर से खून पानी की तरह बहने लगता है। विलियम ये कहता है कि ये स्मारक उसके डैड के खेतों में सदियों से है। इन पत्थरों पर कान लगाकर सुनने से कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। वो टूरिस्ट इस चीज को चेक करने के लिए खुद सुनने लगते हैं और जैसे ही वो टूरिस्ट पत्थर पर कान रखता है एक वैम्पायर जैसा हाथ उसके सर को पकड़ लेता है। वो टूरिस्ट पैनिक में चिल्लाते हुए वहां से दूर भाग जाता है और देखने पर वहां पर यूजीन एंड विलियम का चौथा फ्रेंड SP था। ये इन सभी टूरिस्ट को डराने के लिए इनका एक प्रैंक था। यहाँ पर टूरिस्ट गुस्से में इन तीनों को गाली देते हुए चले जाते हैं। खैर लेटर ऑन SP ये कहता है कि उसे एक बार देखना है कि इन पत्थरों के नीचे है क्या, जिस पर विलियम ये कहता है कि यदि बाईपास रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो कैन को हटाना होगा। यूजीन के डैड फ्रांसी एक कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने बाईपास बनाने का ठेका लिया हुआ था। बाईपास को बनाने के लिए वो इस कैन को जल्दी ही हटाने वाले थे। SP एंड विलियम उनकी ही कंपनी में रोड वर्कर्स थे, मोफेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। लेटर ऑन तीनों लड़के अपनी एक और सक्सेसफुल प्रैंक का जश्न मनाते हैं विद बियर। अगले दिन हम यूजीन को उसके घर पर देखते हैं। वो खेतों से जुड़ा हुआ घर था। सदियों से यूजीन की मॉम की फैमिली खेती कर रहे थे। यूजीन के बचपन का घर आसपास में ही था जहां पर वो अपनी मॉम के साथ में रहा करता था, लेकिन अब वो वीरान पड़ा था। यूजीन को अब उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यूजीन और फ्रांसी के रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। यूजीन की मॉम एंड फ्रांसी का डिवोर्स सालों पहले हो गया था। उसने बचपन में यूजीन का ठीक से ख्याल नहीं रखा था और इसलिए यूजीन उसे काइंड ऑफ हेट करता था।
फ्रांसी अब यूजीन को एक जॉब ऑफर करता है, वही रोड वर्क वाला जॉब, एज उसको ये लगता था कि वो विलियम एंड उसकी फैमिली को कन्विंस कर लेगा। यूजीन के घर के सामने एक अंडरग्राउंड बांध था जहां पर उसे कई सालों से कई सारी हड्डियां मिल रही थी। वहां पर एक ओपनिंग थी जो कि आगे जाकर सीवर लाइन से जुड़ती थी। अब यूजीन को उस ओपनिंग के अंदर एक खोपड़ी मिलती है। वो बहुत पुरानी खोपड़ी थी जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था। लेटर ऑन यूजीन क्लेयर एंड विलियम जॉर्ज से मिलते हैं। जॉर्ज विलियम का पिता था। अब जॉर्ज यहाँ पर खेती के साथ साथ में मॉर्टिशियन का काम भी करता था। यूजीन उसे वो खोपड़ी दिखाकर उसकी वैल्यू पूछता है। उसको ये लगता था कि ये कीमती होगी, लाइक 1000 या 2000 साल पुरानी, बट जॉर्ज ये कहता है कि ये बिल्कुल मामूली सी खोपड़ी है। आगे हम विलियम एंड यूजीन को फिर से बार में देखते हैं। विलियम अब ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा था। वो वहां पर जाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना चाहता था। अब तभी वहां पर क्लेयर की जॉब भी चली जाती है। वो आकर इन दोनों से ये कहती है कि कल से वो भी रोड वर्क पर ही काम करने आ रही है। विलियम यहाँ पर पीकर फुल टाइट था, इसलिए यूजीन उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में क्लेयर को लेकर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। यहाँ पर दोनों ही क्लेयर को चाहते थे, बट यूजीन ये चाहता था कि विलियम क्लेयर को प्रपोज करे, यदि नहीं तो वो खुद कर देगा। इन दोनों की फाइट उसी कैन के पास हो रही थी। अब वहां का निकला हुआ एक पत्थर विलियम के हाथ पर लग जाता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। तभी इन दोनों को जॉर्ज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसका बुल बेकाबू होकर इनकी ही ओर आ रहा था और देखते ही देखते वो बुल विलियम के अंदर अपने सींगों को घुसा देता है। लगातार अटैक कर कर उसे मार डालता है। अब जब तक जॉर्ज आकर उसको भगाता तब तक विलियम मर चुका था। यहाँ पर यूजीन एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है। विलियम की बॉडी से गिरा हुआ सारा का सारा खून धरती के अंदर जा रहा था, लाइक कोई कैन के नीचे से उसको कोई सक कर रहा हो। अगले दिन पुलिस आकर चेक करती है और विलियम का फ्यूनरल रखा जाता है। गांव वाले विलियम की डेथ को यूजीन की नेग्लिजेंस कह रहे थे। वो बाईपास बनने से नाखुश थे। यूजीन, क्लेयर एंड एसपी अब रोड वर्क पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही हफ्ते के बाद में वो कैन की लोकेशन तक आ जाते हैं। जॉर्ज अपने खेत, घर एंड कैन को छोड़कर जाने के लिए अभी भी रेडी नहीं था। वो यूजीन को बुलाकर ये कहता है कि कैन को मत तोड़ो, इससे ऐसी तबाही आएगी जो कि तुम हैंडल नहीं कर सकोगे। वो स्केप्टिक वे में खून सकिंग के बारे में भी पूछता है, बट यूजीन गिल्ट में कुछ भी जवाब नहीं देता, यानी कि विलियम के मरते वक्त जो हादसा हुआ था। नेक्स्ट यूजीन आकर अपने कोवर्कर गैब्रियल को उस कैन को तोड़ने का ऑर्डर देता है, बट बाकी गांव वालों की तरह वो भी इनकार कर देता है। कोई और चारा न होने के कारण से यूजीन खुद ही उस कैन को तोड़ देता है। अब हम क्लेयर एंड यूजीन को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे करीब आ रहे थे। क्लेयर भी विलियम को ही चाहती थी, ये बात वो यूजीन को बताती है। रात में हम कंस्ट्रक्शन साइट पर चार्ली को देखते हैं जो कि एक नाइट गार्ड होता है। उसके कैबिन पर कोई आकर नॉक करता है और देखने पर वहां कोई भी नहीं होता, और जब वो वापस आता है तो हम विंडो पर खून को स्प्लैश होते हुए देख पाते हैं। अगले दिन फ्रांसी यूजीन को इंचार्ज बनाकर सिटी की तरफ निकल जाता है। अब लेटर ऑन यूजीन एंड क्रू को कैन फिर से दिखता है। किसी ने उसे फिर से पत्थरों से बना दिया था। चार्ली भी यहाँ पर मिसिंग था। यूजीन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो दिन भर बैठकर एक अलग प्लान बनाता है, एक दूसरा रास्ता। शाम को वो ये फ्रांसी को दिखाता है, बट वो उसी पर गुस्सा करता है और उसको फिर से कैन को तोड़कर रास्ता बनाने के लिए बोलता है। तभी हम चार्ली को वापस आता हुआ देखते हैं और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो ठीक से होश में ही नहीं था। यूजीन उसे वैन में हॉस्पिटल ले जाने लगता है और तभी सनसेट हो जाता है एंड चार्ली कन्वर्ट हो जाता है। वो ज़ॉम्बी बन गया था और वो यूजीन पर हमला करने लगता है। इससे यूजीन की वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और फ्रांसी, क्लेयर, एसपी एंड गैब्रियल वहां पर आते हैं। तभी लाइट्स पर लगी हुई सारी हेडलाइट्स ऑफ हो जाती हैं। यूजीन सभी को ज़ॉम्बी की बात बताता है, बट कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। फ्रांसी अब लाइट्स ऑन करने जाता है और अंधेरे में कोई गैब्रियल को उठाकर ले जाता है। यूजीन चार्ली को ढूंढते हुए कैबिन पर आता है, जहां पर चार्ली उस पर फिर से वायलेंटली हमला करता है। उसे गिराकर खाने की कोशिश करता है। क्लियर तभी वहां पर आकर चार्ली को पीटने लगती है, लेकिन चार्ली उस पर भी हमला कर देता है। फाइनली क्लियर एक रॉड को चार्ली के अंदर घुसा देती है, जिससे उसका दिल बाहर आ जाता है। यूजीन एंड क्लियर पैनिक में भाग जाते हैं। एसपी और फ्रांसी को गैब्रियल की बॉडी मिलती है और वो भी मर चुका था। इन चारों को पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। अब चार्ली यहाँ पर फिर से इनके ऊपर हमला करता है। उसकी छाती पर वो रॉड भी थी और दिल बाहर आ चुका था। वो एवरटाक की तरह अनडेड ज़ॉम्बी बन गया था, तो इनको लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए था, राइट? खैर फ्रांसी उस रॉड को पकड़कर उसको एक गड्ढे में गिरा देता है। उसे पीटता भी है, बट वो फिर भी नहीं मरता। चार्ली उसी पोल पर चढ़कर बाहर आने लगता है।
क्लेयर उस पर जेसीबी से मिट्टी डालकर उसको दफनाने की कोशिश करती है, बट वो फिर भी नहीं मरता। वो मिट्टी से बाहर आने लगता है। यूजीन अब बगल के कैन को देखकर चार्ली के ऊपर स्टोन डालने के लिए कहता है। तभी क्लेयर जेसीबी से कैन के स्टोन्स को उठाती है एंड उसे चार्ली के ऊपर डाल देती है और इस बार फाइनली चार्ली दफन हो जाता है। यानी कि इन स्टोन्स में काफी ज्यादा ताकत थी। अब ये चारों कुछ पल के लिए चैन की सांस लेते हैं। उन सभी को एवरटाग के लेजेंड में यकीन हो जाता है। कल जब यूजीन ने कैन को तोड़ा था तभी से ये सब हो रहा था। इनको अब ओरिजिनल कैन से कुछ हलचल सुनाई देती है। उसके अंदर से ओरिजिनल एवरटैग का हाथ निकल कर आता है और इसको देखकर ये चारों पहली फुर्सत में निकल जाते हैं। ये सभी सीन्स एक्चुअल में काफी ज्यादा फनी है एंड डायरेक्शन यहाँ पर एकदम टॉप क्लास है, तो जाकर मूवी जरूर देखना। यहाँ पर आप एक रफ आइडिया ले लीजिए इस पूरी स्टोरी का, लेकिन जो फनी सीन्स हैं उनको देखकर ही आप मजे ले सकते हैं। अब ये चारों भागकर जॉर्ज के घर पर आते हैं और उसे वैम्पायर की स्टोरी बताते हैं। जॉर्ज यहाँ पर सरप्राइज नहीं होता, वो पुलिस को बताने का आइडिया देता है। यूजीन ट्राई करता है बट वो ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। लेटर ऑन जॉर्ज सबको सच्चाई बताता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। उसने विलियम को एक रूम के अंदर बंद कर दिया था। जी हाँ, विलियम यहाँ पर जिंदा था, वो भी चार्ली की तरह ही ज़ॉम्बी बन गया था। वो काफी ज्यादा वायलेंट था और जॉर्ज उसे रोज एनिमल्स फीड कर रहा था। जॉर्ज एक मॉर्टिशियन भी था और वही घर पर विलियम की बॉडी को प्रिपेयर कर रहा था। उस दिन रात होते ही विलियम उठ गया था। इस चीज को जॉर्ज की पत्नी ने देख लिया था एंड तभी से वो शॉक में थी। अब आप ये सोचेंगे कि वो ज़ॉम्बी बना कैसे, तो आपको याद होगा कि उस दिन विलियम के हाथ पर एक चोट लगी थी जब उसने यूजीन के साथ फाइट की थी। उसके हाथ में कैन का एक छोटा सा पत्थर आकर अटक गया था। जॉर्ज ये कहता है कि लोग वैम्पायर के काटने से ज़ॉम्बी नहीं बनते, बल्कि एवरटाग के पत्थरों से ज़ॉम्बी बनते हैं। और जॉर्ज ने विलियम की फ्यूनरल के अंदर नकली बॉडी रखी थी। वो ये भी कन्फेस करता है कि उसने चार्ली पर कैबिन में हमला किया था और उसी ने उसके ऊपर एवरटाग के पत्थर से हमला करके उसे ज़ॉम्बी बना दिया था। जॉर्ज का खेत घर इस प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा था। वो इसको कैसे भी करके रोकना चाहता था, इसलिए उसने चार्ली को ज़ॉम्बी बनाया ताकि वो सब पर अटैक करे और प्रोजेक्ट रुक जाए। एंड अगर आप भूल चुके हैं कि चार्ली कौन है, तो चार्ली उस कंस्ट्रक्शन साइट का नाइट गार्ड था। इतना सब कहकर जॉर्ज रोने लगता है। ऐसे उसे लग रहा था कि विलियम अभी भी जिंदा है। ज़ॉम्बी होना एक मेडिकल कंडीशन है जो कि ठीक हो सकती है। वो अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब सुनकर चारों को शॉक लगता है। उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। यूजीन ये कहता है कि अंदर जो है वो विलियम नहीं है, बल्कि विलियम जा चुका है। ये ज़ॉम्बी है जो कि सिर्फ एक श्राप है। चारों अब जॉर्ज को शांत करके उसे कन्विंस करते हैं। इनका प्लान अब विलियम को भी दफन करके उसके ऊपर स्टोन्स लगाना था, एज ये चीज नॉवेल के अंदर लिखी हुई थी। यहाँ पर फ्रांसी एक क्रिएटिव आइडिया देता है, पहले विलियम के सर को धड़ से अलग करने का, जिससे वो कमजोर होगा एंड दफन करना आसान होगा। इसके लिए वो एक कॉफिन भी रेडी करते हैं विद एक्स्ट्रा बोर्ड्स। जॉर्ज अब कुल्हाड़ी लेकर तैयार हो जाता है। यूजीन विलियम को रूम तक जाकर उसके लॉक को खोल देता है और फौरन ही भागकर सबके पास में आ जाता है। विलियम उसको फॉलो करते हुए आता है बट आगे नहीं बढ़ता। उसे इनकी ट्रिक समझ आ गई थी और उसके अंदर मेमोरीज अभी बची हुई थी। क्लियर अब यूजीन के हाथ को पकड़कर उसे उकसाती है, एज वो जानती थी कि विलियम उसे पसंद करता है। विलियम गुस्से में आगे बढ़ता है और जॉर्ज उसके सर पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला था कि तभी पॉलिन जॉर्ज पर गोली चला देती है जो उसके हाथ पर लगती है। यहाँ पर पॉलिन को होश आ गया था। उसे विलियम अपना बेटा लग रहा था। वो अपनी इनोसेंस में उसके पास जाती है बट ज़ॉम्बी विलियम उस पर हमला करके उसे मार डालता है। पुअर लेडी। सभी पांचों लोग पैनिक में अपना प्लान फेल होते हुए देखकर घर से बाहर भाग जाते हैं। अब हड़बड़ी में यूजीन कार की कीज को लाना ही भूल जाता है और कार स्टार्ट ही नहीं होती। विलियम अब बाहर आता है जिसे जॉर्ज डिस्ट्रैक्ट करता है। वो उस पर गोली चलाता है बट कोई भी फायदा नहीं होता। वो ज़ॉम्बी के काटने से मरना नहीं चाहता था, इसलिए गन से खुद को ही शूट करने जाता है बट गन के अंदर गोली ही खत्म हो जाती है। डैम। तभी विलियम उसे भी काट कर मार डालता है। बाकी लोग वापस जाकर घर में ही छुप जाते हैं। एसपी एंड यूजीन फ्यूनरल रूम में कैस्केट के अंदर छुपे हुए थे। जब विलियम वहां पर आता है तो वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं। उसके सर के अंदर एक कील को भी ठोकते हैं और उसे कैस्केट में बंद कर देते हैं। फ्रांसी एंड क्लियर भी आकर विलियम पर हमला करते हैं एंड फाइनली चारों मिलकर उसको कैस्केट में बंद कर देते हैं। बट इन सभी के बीच में एसपी को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो जाकर एक टीवी के सामने बैठ जाता है और बियर पीते पीते ब्लीड करने लगता है। उसकी मौत वहीं ऑन द स्पॉट हो जाती है।
यूजीन एंड क्लेयर को इससे काफी दुख होता है और 2 महीने के अंदर ही उन्होंने बचपन के 2 दोस्तों को खो दिया था। लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। ये तीनों अब उस कैस्केट को जॉर्ज के घर के बाजू में ही दफना देते हैं और उसके ऊपर स्टोन्स को लगा देते हैं। इन स्टोन्स के अंदर कुछ ना कुछ ताकत है जो कि उस वैम्पायर को ऊपर आने से रोक पाती है। खैर अब टाउन में ओरिजिनल एवर्टाग जो कि कैन से निकल गया था वो बाहर घूम रहा था। वो सभी लोगों से ब्लड को सक कर रहा था। यहाँ पर हम स्टार्टिंग के ओल्ड कपल को देखते हैं जिसके घर पर वो आया था। बार ओनर, पुलिस, आम लोग सब ब्लीड करने लगे थे। उनकी बॉडी से खून बहकर सीवर्स में जा रहा था। फ्रांसी, यूजीन एंड क्लेयर अब क्लेयर के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम सोते सोते ही ब्लीड कर रही थी। ये तीनों एवर्टाग से दूर थे इसलिए ब्लीड नहीं करते। यूजीन को अब ये लगता है कि एवर्टाग अब उसके घर के सामने वाले शेड पर जा रहा है, यानी कि वही ओपनिंग जहां पर उसको खोपड़ी मिली थी वो सीवर लाइन से कनेक्टेड थी। वहां पर उसको कई सारी हड्डियां भी मिली थीं, यानी कि पहले खून वहां पर जा रहा था, देन बॉडीज जाने वाली थी। यूजीन अब इस चीज को रोकने का डिसीजन ले लेता है। फ्रांसी एंड यूजीन अब उनके पुराने घर पर आते हैं। यहाँ पर यूजीन के मॉम के घर के अंदर जाते ही फ्रांसी भी ब्लीड करने लगता है, मतलब कि एवर्टाग पास में ही था। उसे वहां पर केलन का एक ओल्ड सिंबल भी दिखाई देता है जिसे देखकर फ्रांसी ये कहता है कि उसकी माँ केलन की ही वंशज थी और वो ये बात हमेशा कहती थी। यहाँ पर मौत को सामने देखकर हम फ्रांसी एंड यूजीन को करीब आते हुए देख पाते हैं, यानी कि बाप बेटे में दूरियां मिट रही थी। तभी एवर्टाग भी वहां पर आ जाता है और फ्रांसी यूजीन को एक रूम में बंद करके एवर्टाग से खुद भिड़ जाता है। उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। बट एवर्टाग इससे नहीं मरता और वो सर को फिर से जोड़कर फ्रांसी के सामने आ जाता है। उसकी ही कुल्हाड़ी से उसके पैर पर हमला करता है। यहाँ पर यूजीन भी भाग कर आता है और पीछे से एवर्टाग पर हमला करता है। वो उसे लगातार मार के फ्रांसी के साथ भागने लगता है। अब ये दोनों भागकर उसी अंडरग्राउंड शेड में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो खोपड़ी मिली थी। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है और ड्रैकुला के नॉवेल के मुताबिक सनलाइट में वैम्पायर जलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एवर्टाग सनलाइट में भी नहीं जलता, यानी कि वो सनलाइट वाली बात प्योरली फिक्शनल थी। फ्रांसी एंड यूजीन अब फंस गए थे, वो कहीं भी भाग नहीं सकते थे। फ्रांसी का पैर टूट गया था और वो यूजीन से उसे उखाड़ कर उससे एवर्टाग पर हमला करने के लिए बोलता है। यूजीन पहले नहीं मानता बट फाइनली वो ऐसा करता है। वो उस पैर को एवर्टाग के मुंह में घुसाकर उसे नीचे गिराकर उस पर स्टोन डाल देता है। तभी यूजीन फ्रांसी के पैर को कसकर बांधता है और उसकी ब्लीडिंग को रोकता है। अब एवर्टाग के मरते ही टाउन के बाकी लोगों को होश आ जाता है। सभी लोग खून के बहने से बेहोश हो गए थे। कहानी अब 3 महीने आगे बढ़ती है जहां पर क्लेयर अब ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। यूजीन उसको गुड बाय बोल देता है। फ्रांसी अब यूजीन के साथ में ही रह रहा था। दोनों ने मिलकर घर को रेनोवेट भी किया था। एवर्टाग की कब्र अभी भी उनके घर के सामने वाले अंडरग्राउंड शेड में ही थी और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म बॉयज फ्रॉम कंट्री हेल की कहानी, जो कि एक लाइट हॉरर कॉमेडी है। अब इस फिल्म के अंदर जो गोर सीन्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। इन्होंने इस लोकल आयरिश फोकलोर को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। फिल्म के अंदर ह्यूमन रिलेशंस की काफी ज्यादा महत्वता दिखाई गई है, जैसे कि जॉर्ज एंड विलियम, एक बाप बेटे का परफेक्ट रिलेशन। वहीं दूसरी तरफ यूजीन एंड फ्रांसी बिल्कुल डिफरेंट थे, यानी कि टोटली अपोजिट, बट एंड में उनके बीच भी सब कुछ सही हो गया। फ्रेंडशिप की वैल्यूज पर भी यहाँ पर फोकस करा गया है एंड मुझे पर्सनली ये फिल्म काफी अच्छी लगी। लगातार इतना कुछ देखना, उसके बाद एक लाइट हॉरर कॉमेडी देखो तो काफी अच्छा लगता है। एंड दोस्तों इसके बाद में जो वीडियो आएगी, यानी कि जो कल वीडियो आने वाली है, वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है एंड वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होने वाली है, तो प्लीज उसको जरूर देखना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए